राजस्थान चुनाव में अब 100 घंटों से भी कम का समय रह गया है और मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इस लास्ट स्टेज जो प्रिपरेशन हो रहा है उसमें कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़े रणनीतिकारों में से एक जो प्रसिद्ध हैं वो हैं अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी, ITV नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक जैसे मैंने बताया कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, आपका खुद का असेसमेंट क्या कह रहा है कि अब केवल कुछ दिन ही रह गए हैं, कैसा कांग्रेस परफॉर्म करेगी? जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे अंडरकरंट तेज चल रहा है और भारी बहुमत से कांग्रेस जीत रही है राजस्थान। कितना लगभग आपको लग रहा है? देखिए, अमित शाह जी ने कहा था गुजरात में 150 हमारा मिशन है, आउट ऑफ 180 और 95 पे रह गए थे। तो मिशन की बात तो वो करते हैं, यहाँ भी उन्होंने कहा 180 हमारा मिशन है 200 में से जी। तो मेरा मानना है वो 150 का मिशन 180 का मिशन जो है जी, वो 50 के अंदर है तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मतलब कांग्रेस को आप लगभग 150 के आसपास दे रहे हैं। अब जो भी आएगा मैं ये नहीं कह सकता, पर उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है और वो 50 के आसपास रह सकते हैं, आसपास रह सकते हैं। ओके सर, जब मैं तैयारी कर रहा था आपसे बात करने की तब मुझे पता चला कि कई बार लोग भी कहते हैं, अपोजिशन के भी कई लीडर्स और कांग्रेस के भी कई लीडर राजस्थान में कहते हैं कि आप जादूगर हैं और आपने फैमिली से भी आपका काफ़ी कुछ इस तरह से ताल्लुक़ रहा है। क्या आपने सारे अपने पत्ते खेल दिए हैं या फिर अभी भी लास्ट डिच एफर्ट जो होता है, कुछ और पत्ते आपके भी कुछ अगले आने वाले 1 या 2 दिन में देखने और मिलेंगे कांग्रेस की तरफ से? नहीं, जो स्थिति नॉन इशू बना रहे हैं लोग, नॉन इशू को बना रहे। इशू एक्चुअल में क्या है? परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, उससे ये हट रहे हैं बीजेपी के लोग। क्या वसुंधरा जी हो चाहे मोदी जी हो, 5 साल की उपलब्धि क्या है इन लोगों की, वो बताना चाहिए जनता को जी। क्या काम नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए और आगे क्या करेंगे, वो इशू नहीं बनाया। भावात्मक मुद्दे लेके कभी मंदिर की बात लाते हैं, कभी माँ की, कभी पिताजी की बात लाते हैं और कुछ भावात्मक मुद्दे लेकर के चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। तो उससे काम नहीं चलने वाला। जनता जानना चाहती है कि हमने आपको 163 भारी बहुमत दिया पिछले चुनाव में वसुंधरा जी को और मोदी जी को राजस्थान में। उसके अनुसार जो अपेक्षा थी, आशाएं थी, उसमें पानी फेर दिया मुख्यमंत्री जी ने, वसुंधरा जी ने। तो लोग व्यक्तिगत भी इनसे गुस्सा है। गवर्नेंस कुछ हुई नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो गई, बच्चियों के रेप, चोरी है, डकैती है, निर्दोष लोगों की हत्याएं लीचिंग के नाम पर आम बात हो गई। गहलोत जी, लेकिन जब गुजरात इलेक्शन भी हुए थे तब आप काफ़ी सबसे बड़े स्टार कैंपेनर और जो ऑन ग्राउंड प्रिपरेशन था कांग्रेस की तरफ से वो आप ही लीड कर रहे थे। उस समय भी ये शिकायत थी कांग्रेस की तरफ से और आपसे तरफ से कि मोदी जी भावनात्मक, पारिवारिक, सेल्फ रिलेटेड इश्यूज कर रहे हैं। पर तो क्या कांग्रेस ने उस गुजरात इलेक्शन के बाद में कुछ और सीखने लिए अभी भी वो वही कर रहे हैं? गुजरात में तो वो जीत गए। गुजरात में ना तो हम अपनी हार मानते हैं ना उनकी जीत मानते हैं। जो हालात बने थे वहाँ पर कड़ी टक्कर थी और उसमें हमने उनको अच्छी टक्कर ही नहीं दी, बल्कि उनको पूरा एक्सपोज कर दिया गुजरात के अंदर कि वो खाली भावात्मक मुद्दे लेके चुनाव, कभी वो प्लेन उतार रहे हैं, पानी के अंदर उतार रहे हैं, कभी वो भावात्मक मुद्दे लेके आ रहे हैं, कभी मेरी गुजरात की बेइज्जती हो रही है जी। हमें नीच कह दिया पूरी कम्युनिटी को, जब भी कहा ही नहीं था नीच। एक व्यक्तिगत कमेंट के संदर्भ में था, वो संदर्भ हटा देते हैं और कमेंट की व्याख्या कर देते हैं जी। ये मोदी जी की स्टाइल है। राजस्थान में इतने बड़े मुद्दे हैं, किसान दुखी हैं, आत्महत्या करने लगा। पहले कभी नहीं होती थी आत्महत्या राजस्थान के अंदर जी। युवाओं को रोजगार मिला नहीं, 15 लाख का वादा किया था, या कुछ हुआ नहीं। हमारी जो बड़ी योजना थी रिफाइनरी की आनी थी 55 में बाड़मेर में, उसको बर्बाद कर दिया इन लोगों ने जी। ब्रॉडगेज आनी थी आदिवासियों के अंदर, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, उसका पता ही नहीं, बंद कर दिया। काम चलते हुए बंद कर दिया। करौली टाउन जुड़ने थे रेलवे से जी। कोच फैक्ट्री आनी थी भीलवाड़ा के अंदर, जयपुर में आनी थी मेट्रो, बांध आना था हड़ौती के अंदर। ये बड़े प्रोजेक्ट थे, बंद क्यों किए? इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए जनता को जी। वो दे नहीं रही है। मुद्दे ये है
मुद्दे ये नहीं कहा भावात्मक मुद्दे, मुझे क्या कह दिया मैंने, आपको क्या कह दिया। गहलोत जी, ऐसे कौन कौन से मुद्दे जो आपको लग रहा है कि भावनात्मक हैं और वो राजस्थान से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है या फिर उन्हें नहीं उठाने चाहिए? यही कभी मंदिर का मंदिर का मुद्दा लेके आते हैं, धार्मिक भावना भड़काते हैं, मुझे क्या कह दिया, महिलाओं की बेइज्जती कर दी, मतलब कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई बेइज्जती कर ही नहीं रहा कोई महिलाओं की यहाँ पर। तब भी वो बातें ऐसी कहेंगे जिस जनता उसमें भावना में आ जाए। जब आपने जैसे कहा कि गहलोत जी की मंदिर का मुद्दा है या फिर हिंदुत्व वाला मुद्दा है, ये सब मुद्दे, तो इस तरह की सिमिलर टॉपिक्स तो कांग्रेस ने भी किए हैं, चाहे वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात हो या फिर अभी आजकल डिबेट काफ़ी चल रहा है असली हिंदू नकली हिंदू, गोत्र पर बात होने लग रही है। आपके नेता राहुल गांधी जी तक ने कहा, ये राहुल जी ने कभी नहीं कहा जी गोत्र की बात। किसने कहा गोत्र की बात? राहुल गांधी जी ने खुद ही अपने गोत्र बता रहे हैं। नहीं, आप कहीं जाते हैं हरिद्वार में या कहीं पूजा पाठ करते हैं तो आपसे मंत्र नहीं पढ़वाते हैं। जब पुजारी मंत्र पढ़वाते हैं तो वो खुद कहते हैं आप अभी आपकी जाति बोलो, पिता का नाम बोलो, गोत्र बोलो, नहीं कहते हैं क्या जी? उसको लेके इन्होंने इशू बना रहे हैं, अनावश्यक इशू बना रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। आजकल पूजा पाठ ज़्यादा बढ़ भी गया, मंदिर के विजिट ज़्यादा बढ़ गए। नहीं, वो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो गुजरात में भी गए थे, मंदिर जाना किसी के लिए रोक तो नहीं है जी, वो गए, इनको तकलीफ क्या हो रही है? अगर मंदिर में राहुल जी जाते हैं तो इनको तकलीफ होती है। ये भूल जाते हैं कि आप जो है मोदी जी, आप जो है बहुमत तो आया आपस में, सरकार आपकी बनी केंद्र में भी, तो 100 में से 31 वोट आपको मिले हैं, 69 वोट खिलाफ पड़े उनके। तो 69 वोट में हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू नहीं है, हिंदू खाली 31% ही वो हिंदू है इनके पास में, वो हिंदू है। ये जिस प्रकार राजनीति करे देश में, ये कोई मेजोरिटी नहीं जीत के आएगा। 51% वोट आए उनको, 100 में 31 वोट आए, 31% वोट आए इनके जी। और राजनीति ऐसे करें थे कि बिल्कुल इन्हें कोई भारी बहुमत से जीत के आए हों और पता नहीं लोकतंत्र में इनका विश्वास है ही नहीं जिस रूप में इनका व्यवहार है। ये आपने बहुत फैक्चुअली सही बात कही, लेकिन क्या इसका एक मीनिंग और इंडिकेशन ये भी है कि कांग्रेस देख रही है कि जो हिंदू वोट बैंक, जो बीजेपी और जो रिलेटेड पार्टीज हैं जैसे कि शिवसेना वगैरह, वो काफ़ी हिंदू वोट बैंक पे काम करती हैं, फोकस करती हैं। अब जिस तरह से कह रहे हैं कि 31% कोई नहीं चुना है मोदी जी को प्रधानमंत्री, तो क्या हिंदू वोट बैंक की तरफ कांग्रेस भी अब नज़र बनाए हुए? मेरा मानना है कि अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है हिंदुओं के अंदर। हिंदू समाज भी समझ गया है कि इनका राम का मुद्दा चुनाव में आता है जी। पूरे देश में घृणा का, नफरत का माहौल बना दिया है, हिंसा का माहौल बना दिया है जी। और ये होना नहीं चाहिए जो इन्होंने किया है। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं कि भाई हमें प्यार से भाईचारे राजनीति करनी है, हमारी कोई अदावत नहीं है, दुश्मनी किसी से नहीं है, हमारी अपनी पार्टी और नीतियाँ हैं, सिद्धांत हैं, कार्यक्रम है, हम उस पर चलना चाहते हैं। इनकी नीतियाँ, कार्यक्रम और सिद्धांत क्या है वो देश को मालूम है। हमारा लड़ाई लड़ी उससे है और वो विचारधारा उनकी रहेगी, वो मानते इस बात को। उसके आधार पर राजनीति करो देश के अंदर, घृणा की मत करो, नफरत की मत करो। ये हमने पार्लियामेंट में भी देखा, लेकिन क्या दूर दूर तक चाहे राजस्थान का इलेक्शन हो या फिर नेशनल इलेक्शन हो, लोकसभा इलेक्शन जो केवल 4 महीने दूर हैं, उसमें हिंदू वोट बैंक कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल भी एरिया ऑफ फोकस नहीं है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या फिर वो एक बड़ी रणनीति का एक छोटा हिस्सा होगा ज़रूर? देखिए, ये जो खतरनाक खेल खेल रहे हैं देश के लिए, देश में खतरनाक खेल खेल रहे हैं। 400 विधानसभा क्षेत्रों में से यूपी के अंदर अब एक टिकट नहीं दो मुस्लिम माइनॉरिटी को, इसलिए हमें ध्रुवीकरण करना है। राजस्थान में आप 200 में से मजबूरी में एक टिकट दो लास्ट के अंदर, वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं ये लोग। क्या इस पूरे मुल्क के अंदर धर्म के नाम पर आप इस प्रकार मैसेज देने जनता को कि हमारी पार्टी हिंदुओं की पार्टी है और कांग्रेस स्थापन कर दिया, मुसलमानों की पार्टी है, स्थापन कर दिया, जो कि है नहीं। कांग्रेस ने हमेशा सबको साथ लेके चली है। कांग्रेस जानती है कि अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, तो हमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी भाषा बोलने वालों साथ लेके चलना पड़ेगा। इसलिए इंदिरा जी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया, चाहे उनकी जान चली गई। राजीव गांधी शहीद हो गए, प्रधानमंत्री बनने वाले थे। ये तो है, हमारा इतिहास है।
जो त्याग और बलिदान किया आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी। ये जो आज राजनीति कर रहे हैं इस प्रकार से धर्म के नाम पर, एक टिकट नहीं दो आप, मुसलमान चेहरा रखते हैं खाली, ये मीडिया के सामने रखते हैं स्पोक्स पर्सन के रूप में, खाली दिखाने के लिए। तो आप बताइए कि ये लोकतंत्र में ये अच्छा संकेत है क्या? वो तो अमित शाह जी हर स्टेट में कहते हैं कि विनेबिलिटी कि जीतने की कितने आसार है, उस हिसाब से वो टिकट देते हैं, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम। लेकिन एक अहम प्रश्न रहा है, आप सबसे बड़े चेहरे हैं राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से, आपके ओपिनियन के बिना, आपके डिसीजन के बिना सीएम यहाँ पर डिसाइड नहीं हो सकता कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, अज्यूमिंग कि कांग्रेस जीतती है अगले इलेक्शंस में। कौन कौन आपको लग रहा है कि कैसे प्रोसेस होगा? और आप जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़े कंटेंडर है, सिस्टम सेट है राजस्थान में। आज़ादी के बाद में कभी भी कोई चेहरा पहले डिक्लेयर नहीं किया गया। आज़ादी के बाद में हर चुनाव में कभी भी चेहरा डिक्लेयर नहीं किया राजस्थान में, ठीक है। हाईकमान बेचता, परिवेश से बेचता है। आम जनता की राय क्या है प्रदेश के अंदर, वर्कर्स क्या सोचता है और एमएलए जीत क्या है, उनकी भावना क्या है, इसका आंकलन करके हाईकमांड फैसला करता है, वो सबको मंजूर होता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, जो बार बार क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप भी और सब पूछते हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि 77 में टिकट मांगा था मैंने कांग्रेस से, खाली मैंने मांग एक ही करी है 77 टिकट की विधानसभा के चुनाव। उसके बाद मैं 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बना हूँ जी, 3 बार मैं केंद्रीय मंत्री बना, इंदिरा जी के साथ में, राजीव जी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ में। 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ राजस्थान के अंदर। दूसरी बार मैं यहाँ महामंत्री हुआ आईसीसी के अंदर, और 2 बार मैं 10 साल के लिए मुख्यमंत्री बना हूँ। मैंने कोई चीज़ ना मांगी पद, और ना मैंने लॉबिंग करवाई है ज़िंदगी के अंदर। उसके बावजूद मुझ पर इतना विश्वास किया गया हाईकमान ने, तो आज मैं क्यों मांगू कोई चीज़? जो फैसला हाईकमान करेगा हम सबको मंजूर होगा, नंबर 1। नंबर 2, हाईकमान वही फैसला करेगा किसका उपयोग कहाँ पर है पार्टी के इंटरेस्ट के अंदर। आज पार्टी हमारी 44 पे दिल्ली में है, हमें स्वीकार करना चाहिए। 21 पे हम यहाँ आ गए, तो मेरे जैसे व्यक्ति का दिमाग में रहेगा कि मेरी सिवाय पार्टी जहाँ भी चाहे ले, हम चाहेंगे पार्टी का झंडा, तिरंगा झंडा बुलंद रहे देश के अंदर जी। आज देश को कांग्रेस की भी ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है, जो सबको साथ लेकर चलती है उसकी ज़रूरत है। अगर देश को एक अखंड रखना है, इसकी ज़रूरत है। प्रकाश जावड़ेकर जी कहते हैं कि उन्हें पता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को बनाना चाहते हैं सीएम, लेकिन गहलोत जी रोड़ा अड़ा रहे हैं, वो क्लेम करते हैं ऐसे। मैं जब आपने बयान सुना, जवाब दे चुका हूँ मैं, किसने कहा? प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जावड़ेकर जी कौन होते हैं कांग्रेस की बात करने वाले? उनकी तो स्थिति इतनी नाजुक है पार्टी में, यहाँ तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से मुख्यमंत्री बनता है जी। बीजेपी अध्यक्ष तो खाली डिक्लेयर करना था। 70 डेज तक लड़ाई चली है वसुंधरा के बीच में, अमित शाह जी के बीच में, मोदी जी के बीच में, 70 दिन तक पूरा मंत्रिमंडल जाके बैठ गया धरना दे करके, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। उस लड़ाई के अंदर बना है 70 साल के बाद, 70 दिन के बाद बना उनका। उनकी खुद की इतनी भयंकर लड़ाई हैं, वो पंचायती करेंगे या मुख्यमंत्री कौन बने कौन नहीं बने, ये हास्यास्पद बात है। गहलोत जी, टिकट देने से पहले कांग्रेस पार्टी और आप भी काफ़ी बड़े और कांग्रेस लीडर्स भी क्लेम कर रहे थे 120, 130, कुछ लोगों ने 150 तक क्लेम कर लिया था कि इस इलेक्शन में हम ले लेंगे। लेकिन टिकट मिलने के बंटवारे के बाद में वो नंबर धीरे धीरे रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली कम होता जा रहा है। अब वो क्लेम 100-110 के आसपास में आ गया, ऐसा क्यों? नहीं, मैं नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत हलचल होती है जी, थोड़ी हलचल हुई भी है जी, पर बाई एंड लार्ज मैं समझता हूँ कि कुछ जगहों छोड़ करके सारे फैसले ठीक हुए। और जो ये परसेप्शन बना है, परसेप्शन बनाया गया है कि टिकट के बाद में बहुत नीचे ग्राफ आ गया, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो कितना ग्राफ अभी आप? नहीं, मैंने कहा ना आपको, आपने बीजेपी वो 50-60 के नीचे रहेंगे, ये मैं कह चुका हूँ बार बार आपको। ओके, एक बड़ा मुद्दा रहा है, इससे पहले भी हमने देखा था करप्शन के तौर पर, जब भैरव सिंह शेखावत जी तक ने कहा था, उस समय पे वसुंधरा जी की खुद की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काफ़ी एलिगेशन लगे। आपने खुद ने उनके ब्यूरोक्रेट्स तक को, सीएमओ तक पे काफ़ी एलिगेशन लगाए हैं।
पर पहले हमने देखा नहीं कि एक्शन हुआ था। जस्टिस माथुर की रिपोर्ट भी थी, जो स्कैम वाली जो एलिगेशंस लगे थे कि भैरव सिंह शेखावत जी ने खुद ने कहा था कि उनके सरकार में हुए हैं, हज़ारों करोड़ की बात थी। लेकिन आप जब सीएम बने तब कुछ एक्शन हुआ नहीं जस्टिस माथुर रिपोर्ट के बाद। क्या अब इस बार उन्होंने कोर्ट ने कहा था कि ये बजाय कोई कमीशन बनने के, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट जो है उसके अंतर्गत नहीं बनाया था जी। उस कारण से कोर्ट ने कहा भाई कि आप इसको लोकपाल दे दीजिए जी। तो लोकपाल को केस ट्रांसफर हो गए जी। वहाँ पर हमने अपने तरीके से अपना कर्तव्य निभाया। हम पीछे किसी के पढ़ते नहीं हैं, हमारी कोई दुश्मनी की चीज़ है नहीं, हमें पूर्वाग्रह नहीं रखते हम लोग। इन्होंने कोर्ट से फैसला करवा दिया, लोकपाल के यहाँ पड़े होंगे पेंडिंग जितने मामले हैं वो, परंतु हमने उस पर कहा था, अभी हम कहते हैं इनके इतने बड़े स्कैम हैं, हमने मांग की थी आप सीबीआई को इंक्वायरी दो जी। माइनिंग स्कैम है यहाँ पर, पीएचडी का स्कैम है, इन्होंने लोकपाल को दे दिया बचने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद का लिंक सामने आ रहा था उसके अंदर जी। माइनिंग स्कैम इतना बड़ा स्कैम था जी। इन्होंने अपना बचाव करने के लिए, हमने दिल्ली की सड़कों पर सीबीसी का ऑफिस हम लोग गए, तमाम विधायक लोग गए, तो वहाँ पे दे के आए ज्ञापन, सीबीआई को ज्ञापन दिया, सबको ज्ञापन दिया। इन्होंने चालाकी से क्या किया, कहीं सीबीआई को केस चला नहीं जाए कोर्ट से, इन्होंने लोकपाल को ट्रांसफर कर दिया। लोकपाल ने 40 साल में कभी भी किसी को पनिश नहीं कर पाया वो जी। ऐसा लोकपाल यहाँ पर है। तो आप अगर आएंगे सरकार में तो फिर क्या करेंगे? आने के बाद देखेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हो सकता है। ओके। हाँ। एक और हाइपोथेटिकल, बदले की भाव हम कभी काम नहीं करते जी। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है गहलोत जी कि अगर जादुई आंकड़ा पार नहीं हुआ तो क्या जो कुछ और स्मॉलर पार्टीज़ हैं और या फिर जो इंडिपेंडेंट बागी हैं उनसे कांग्रेस स्मॉलर पार्टीज से अलायंस करने के लिए तैयार रहेगी? ये तो काल्पनिक सवाल है। हम मैंने तो कहा कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। भारी बहुमत जीत की कांग्रेस आ रही राजस्थान के अंदर। आप नंबर नहीं बता रहे कि कांग्रेस कितने तक आप वो बहुत भारी बहुमत जीतेगी। राहुल गांधी जी ने 3 महीने में जो फिजा पैदा की है जी, गुम करके जो मैसेज दिया है, जो उनको एक्सपोज किया, रेफेल ने एक्सपोज किया है, अमित शाह को एक्सपोज किया है, वसुंधरा जी के कारनामों को एक्सपोज किया है, किस प्रकार करप्शन हो रहा है, किस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर स्थिति यहाँ पे नाजुक हो चुकी है जी, किस प्रकार मिस गवर्नेंस हुई यहाँ पर। और हम कहते हैं कि ये गौरव यात्रा निकाली, हमने कहा ये गौरव यात्रा नहीं, विदाई यात्रा है, तो विदाई यात्रा ही साबित होगी, हम कह सकते हैं राजस्थान। काफ़ी कांग्रेस से लोग नाराज थे, जो बागी वो बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे, काफ़ी जाने माने चेहरे रहे जो टिकट यहाँ मिला नहीं या फिर यहाँ से बागी हुए। इक्का दुक्का चलते हैं, कोई नई बात नहीं, हर चुनाव में चलता रहता है। सर, एक एसपी बीएसपी के साथ में अलायंस को लेकर अब यहाँ पर हो नहीं पाई। आपको नहीं लगता कि एक अलायंस हो जाती तो 2019 के इलेक्शन के लिए भी और यूपी इलेक्शंस के लिए भी अच्छा एक ग्राउंड तैयार हो जाता? मुझे याद है कि आपकी इससे पहले सरकार में काफ़ी सपोर्ट भी रहा है बाकी एसपी बीएसपी के तरफ से, उनके समर्थन से भी यह सरकार बनी है इससे पहले, तो इस बार नहीं हो पाया? इस बार राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं किया, बीएसपी ने खुद ने नहीं किया। उनके ऊपर दबाव होगा, सरकार का दबाव कई तरह के होते हैं, आप जानते हैं जी। मेरे ख्याल में मजबूरी में नहीं किया उन्होंने। आप चाहते थे? हम तो चाहते थे हम चाहते थे बीएसपी जो सपा जो हमारा उद्देश्य है, ये जो लोकतंत्र का मुखौटा पहन के देश में राज कर रहे हैं एनडीए गवर्नमेंट के मोदी जी, ये देश हित में नहीं है। इनका लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है, इन लोगों की सोच फासिस्ट सोच है, उस ढंग से ये शासन कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार का दबाव था इसलिए एसपी बीएसपी अलायंस नहीं कर पाई? आप मैं एसपी की बात नहीं करता हूँ, बीएसपी की बात करता हूँ जी। कोई दबाव होगा तो मायावती और अखिलेश जी चाहते हुए नहीं कर पा रहे होंगे, पता नहीं क्या दबाव है। तो फिर 2019 में भी मुश्किल हो जाएगी? लगता है इन चुनाव के बाद में दबाव कम हो, ये उम्मीद करते हैं, और देश के हित के अंदर महागठबंधन होना चाहिए, मेरा मानना है जी। ओके, थैंक यू सो मच अशोक गहलोत जी। आपने सुना अशोक गहलोत जी, जो कि जैसे मैंने बताया कि सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर यहाँ पर प्रसिद्ध है राजस्थान में, और सबसे सीनियर और सबसे एक्सपीरियंस्ड चेहरे कांग्रेस की तरफ से राजस्थान में।